अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर का बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है फिजिकल ऑप्टिक्स। तो फिजिकल ऑप्टिक्स में दो वर्ड इस्तेमाल हुए हैं, फिजिकल एंड ऑप्टिक्स। तो हम बात स्टार्ट करेंगे ऑप्टिक्स से कि ऑप्टिक्स क्या होते हैं। तो ऑप्टिक्स की अगर बात की जाए तो ऑप्टिक्स होती है स्टडी ऑफ लाइट, लाइट को स्टडी करना। अब इसमें लाइट आ गया, लाइट क्या होती है? अमूमी तौर पर हम सिंपल अल्फाज में रोशनी को लाइट कहते हैं, ये तो हो गया अल्फाज मायनी। अब लाइट को प्रॉपर्ली डिफाइन करेंगे तो वो क्या होगा? तो याद रखिएगा बेटा, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एनर्जी की फॉर्म है जो क्या करती है? प्रोड्यूस द सेंस ऑफ विजन, जो आपके पास देखने की सलाहियत पैदा करती है, उसको आप बेटा लाइट कहते हैं। अब लाइट जो है वो डिफरेंट कलर्स पर कॉम्बिनेशन में मुश्तमिल होती है, जिसकी वेवलेंथ की रेंज कितनी होती है? 400 से 700 नैनोमीटर के दरमियान में होती है। ये हम डिफरेंट प्रोसेस में जाके इनको यूटिलाइज भी करेंगे कि कितनी वेवलेंथ आप कंसीडर कर रहे होंगे, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ द एमसीक्यूज यू हैव टू नो द रेंज ऑफ द वेवलेंथ 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। मैंने ऑप्टिक्स डिफाइन किया, क्या होता है? स्टडी ऑफ लाइट। अब ऑप्टिक्स को कैटेगराइज करें, इट हैव टू टाइप्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, फिजिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या होता है? जिसमें आप लाइट से मुताल्लिक डिफरेंट लॉज पढ़ते हैं, जिनमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आते हैं। जबकि फिजिकल ऑप्टिक्स में आप लाइट से रिलेटेड डिफरेंट प्रोसेस को पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखें, जिसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन डिस्कस करेंगे, वो क्या कहलाएगा आपके पास? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और जिसमें आप डिफरेंट फिनोमेना लाइक इंटरफेरेंस, लाइक डिफ्रैक्शन, लाइक पोलराइजेशन, इनको आप स्टडी करेंगे तो ये कहलाएगा आपके पास क्या चीज? ये आपके पास कहलाएगा फिजिकल ऑप्टिक्स। क्लियर? अब इन प्रोसेस को इस चैप्टर में वन बाय वन करके हम तमाम प्रोसेस को डिस्कस करने वाले हैं। आज इंट्रो पे रहेंगे। अब चूंकि बात चल रही है ऑप्टिक्स की, बात चल रही है लाइट की, तो लाइट के बारे में डिफरेंट थ्योरीज क्या है कि लाइट किस फॉर्म में पाई जाती है। तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट थ्योरीज पेश की। आपके पास सबसे पहले न्यूटन ने कहा कि लाइट विल बिहेव लाइक अ पार्टिकल। पार्टिकल और वेव क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने डिटेल लेक्चर दिया था चैप्टर नंबर 8 के फर्स्ट लेक्चर में। तो आप पहले उसको जाकर सुनिए कि वेव और पार्टिकल में क्या फर्क होता है, फिर आप यहाँ पे आइए, तब आपको पार्टिकल और वेव में जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर हो। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूटन ने कहा कि लाइट विल बिहेव एज अ पार्टिकल नेचर, जबकि क्रिश्चियन हाइजेंस ने कहा कि लाइट विल बिहेव लाइक अ वेव, जबकि मैक्स प्लांक ने कहा कि लाइट हैव ड्यूल नेचर, पार्टिकल की तरह बिहेव भी करती है, वेव की तरह बिहेव भी करती है। अब ये टर्म आप चैप्टर नंबर 19 सेकंड ईयर में पढ़ेंगे आगे आगे। लेकिन यहां पे हमने इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 9 में, हमने बात करनी है वेव नेचर की। अब कोई भी चीज एज अ वेव कब बिहेव करेगी? जब वो वेव वाली प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर रही हो। अब वो प्रॉपर्टीज क्या है? मैंने यहां बात की है डिफरेंट प्रोसेस की। अगर कोई चीज ये प्रोसेस परफॉर्म करती है, ये तमाम नेचर्स किसकी हैं? वेव की हैं। अगर कोई चीज ये काम परफॉर्म करती है, इट्स मीन दैट दे विल बिहेव लाइक अ वेव। मतलब अगर कोई चीज इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन अगर परफॉर्म करती है तो इट विल बिहेव लाइक अ वेव। तो उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। चूंकि हम यहाँ पे लाइट को वेव बात करने वाले हैं, तो वेव में सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हमारे दिमाग में आएगा वो आएगा वेव फ्रंट। वेव फ्रंट नाम से जाहिर है फ्रंट पोर्शन ऑफ अ वेव। क्लियर? अगर हम इसको डिफाइन करें तो वो पोर्शन जहां पे फेज ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है बेटा आपके पास? सेम रहता है। देखें, अ सरफेस ऑन विच ऑल पॉइंट्स हैव सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन। मतलब मैं बोल रहा हूं, आप मेरे सामने बैठे हैं, अगर आप एक रो में बैठे हैं तो आप तक मेरी आवाज सेम इंटेंसिटी के साथ आएगी। आप एक क्या बन गए हैं? वेव फ्रंट बन गए हैं, साउंड का वेव फ्रंट बन गए। इस तरह लाइट के वेव फ्रंट होते हैं कि लाइट के सामने क्या क्या चीजें हैं, और उसके लिहाज से वो उस पूरे प्लेन में, उस पूरे वेव फ्रंट में जो लाइट के गिरने की, लाइट की इंटेंसिटी होती है, वो बेटा क्या रहती है? सेम रहती है। ठीक है, इसे वेव फ्रंट कहते हैं। अब यहां पे मैंने पॉइंट सोर्स ड्रा किया। अब पॉइंट सोर्स से लाइट हर तरफ एक्सपेंड होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? हर तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो हमने ये सर्कल्स ड्रा किए हैं, स्फीयर ड्रा किए हैं। तो याद रखिएगा, पॉइंट सोर्स हर डायरेक्शन में जा रहा है, उसका वेव फ्रंट किस फॉर्म में होगा? इसका वेव फ्रंट है स्फेरिकल फॉर्म में।
तो ये स्फेरिकल फॉर्म में वेव फ्रंट बन रहे हैं आपके पास, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि क्या वेव फ्रंट एक्चुअल में पाया जाता है, तो याद रखिएगा बेटा कि वेव फ्रंट एक इमेजिनरी सरफेस है, रियल में नहीं एग्जिस्ट करते हैं। फिर एक और क्वेश्चन है यहाँ पे कि किसी भी सोर्स के अक्रॉस में कितने वेव फ्रंट होते हैं, तो याद रखिएगा किसी भी सोर्स के अक्रॉस में आप अनलिमिटेड वेव फ्रंट ड्रा कर सकते हैं। एक और एमसीक्यूज के हवाले से बात कि देखें जैसे आप साइज से दूर जा रहे हैं तो क्या क्या हो रहा है। देखें वेव फ्रंट कैसे बात करें, तो वेव फ्रंट का साइज क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। इट्स मीन दैट एज वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स साइज ऑफ वेव फ्रंट मस्ट बी ग्रेटर। साइज क्या होगा वेव फ्रंट का बेटा, बड़ा होता जाएगा। दूसरा कि जैसे दूर जाएंगे सोर्स से तो इंटेंसिटी क्या होगी। लेट्स सपोज कि आप यहाँ पे कोई शख्स मेरे पास खड़ा है और मेरी बात सुन रहा है, अगर वो मेरे से दूर जाना स्टार्ट कर दे तो उसको मेरी आवाज की इंटेंसिटी बढ़ेगी कम होगी, ऑब्वियसली कम होगी। इसलिए जैसे जैसे आप सोर्स से दूर जाएंगे साइज ऑफ वेव फ्रंट तो बढ़ेगा, लेकिन आपके पास क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होती जाएगी बेटा, डिक्रीज होती जाएगी। ये चंद अहम पॉइंट्स थे वेव फ्रंट के बारे में जो आपको बताना मकसूद है। उसके बाद रे ऑफ लाइट, मैंने यहाँ पे जो ब्लैक लाइन ड्रा की है जो इसकी डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, जो नॉर्मल होती है वेव फ्रंट के, उसको आप कहते हैं रे ऑफ लाइट। ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। अलाइन नॉर्मल बाय वेव फ्रंट शोइंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, कि ये डायरेक्शन शो करते हैं कि ये किस तरफ को जाएगी। क्लियर कि लाइट की प्रोपगेशन किस डायरेक्शन में है, उसको लिए हम शो करते हैं रे ऑफ लाइट। फिर बात करेंगे कि वेव फ्रंट कितनी टाइप्स के हो सकते हैं, कितनी टाइप के ड्रा कर सकते हैं। तो रिमेंबर दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट एंड स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट आपने अभी डिस्कस कर लिया। याद रखिएगा स्फेरिकल वेव फ्रंट का स्मॉल पोर्शन, वो चूंकि एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो स्फेरिकल पोर्शन का स्मॉल पोर्शन क्या होगा, प्लेन वेव फ्रंट होगा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आपको प्लेन वेव फ्रंट ड्रा करना है तो आप क्या करें, किसी भी सोर्स को कन्वेक्स लेंस के फोकस पॉइंट पे रख दें, तो वहां से आने वाली रेज आपस में क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, तो वो आपके पास प्लेन वेव फ्रंट क्रिएट करेंगे। क्लियर। एक और अहम बात यहां पर डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ। लेट्स सपोज कि ये मेरे पास है सन। अब सन क्योंकि एक्ट करेगा एज अ पॉइंट सोर्स, इसके वेव फ्रंट किस तरह के होंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट होंगे। तो अगर एमसीक्यूज आए कि सन का वेव फ्रंट किस तरह का होता है, तो याद रखिएगा स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है। दूसरी अहम बात कि अब सन से लाइट जमीन तक आ रही है, तो जमीन पे तो सिर्फ इतनी लाइट आ रही है ना, स्मॉल पोर्शन ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट, तो वो स्मॉल पोर्शन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगी। तो हम कहेंगे, देखिए मैंने यहां पे पॉइंट ऐड भी किया है कि अर्थ रिसीव लाइट इन द फॉर्म ऑफ प्लेन वेव फ्रंट। सन बना कौन सा होता है, स्फेरिकल, लेकिन अर्थ कौन सा रिसीव करनी होती है, प्लेन वेव फ्रंट। नेक्स्ट पॉइंट बेटा यहां पे एक टॉपिक है हाइजेंस प्रिंसिपल, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फॉर दी बोर्ड कंसर्न। यहां पे याद रखिएगा जी हर सोर्स, ये जो वेव फ्रंट है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता आगे एक्सपैंड होता जा रहा है। मैंने आपको बताया कि आप कितने वेव फ्रंट ड्रा कर सकते हैं, इनफाइनाइट। हाइजेंस ने कहा कि हर वेव फ्रंट एक्ट करेगा एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। सेकेंडरी का मतलब सेकंड वाला जो दूसरे पोर्शन पे आएगा। तो प्राइमरी कौन सा होगा, जो ओरिजिनल सोर्स होता है ना, ओरिजिनल सोर्स वो प्राइमरी रहता है, लेकिन जो वेव फ्रंट है ये एक्ट करता है एज अ सेकेंडरी सोर्स। ठीक है, देखें ये एक्ट करेगा, यहां से लाइट को प्रोपेगेट करेगा ओवर डायरेक्शन में, तो आपके पास नया वेव फ्रंट बनेगा आगे जाके। तो पहला पॉइंट याद रखें, एवरी पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, कि ये एक्ट करेगा एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी। नेक्स्ट पॉइंट कि नया वेव फ्रंट, देखें ये वेव फ्रंट था, ये एक्ट किया एज अ प्राइमरी वेव फ्रंट, इसने अपनी वेव्स क्रिएट की। नए वेव फ्रंट की पोजीशन या शेप, पोजीशन या शेप कैसे ड्रा करेंगे, वो क्या होता है, टेंजेंट इनवेलप, मतलब उन तमाम पॉइंट्स के टेंजेंट्स को आपस में मिला दें। टेंजेंट्स क्या होते हैं, जो किसी भी कर्व सरफेस को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेंगे, तो इन सबको मिला देंगे, तो ये जो मैंने ब्लू मार्कर से यहां पे डिनोट किया है, ये नया वेव फ्रंट बन गया। यहां पे एक और अहम बात कि नया वेव फ्रंट पुराने वेव फ्रंट से कितने डिस्टेंस पे होगा,
कितनी दूर जाके बनेगा उसको कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे सी डेल टी कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी है और कितने टाइम के बाद डिस्कस कर रहे हैं। ये फॉर्मूला कहां से आया है? आपने एक फॉर्म पढ़ी हुई है S मल्टीप्लाई S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई टी। यहां जो कि स्पीड ऑफ लाइट है, सो डिस्टेंस ऑफ द या पोजीशन ऑफ द न्यू वेव फ्रंट will be measured by C multiplied delta T. Clear? Now the process that we discussed in chapter number 8, interference. इंटरफेरेंस के बारे में चैप्टर नंबर 8 में आप डिटेलिंग में चीजें डिस्कस करके आए हैं। इंटरफेरेंस कब होती है? जब दो वेव आपस में सुपरपोज करें, किस तरह से, जब उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम हो, उनकी डायरेक्शन भी सेम हो, तो इंटरफेरेंस परफॉर्म करते हैं। चैप्टर नंबर 8 में मैंने इसके ऊपर ब्रीफ लेक्चर दिया हुआ है, आप वहां जाएं, उसको सुने। मैं यहाँ पे उसको रिकॉल करता हूं कि इंटरफेरेंस जब होती है दो तरह की होती है, एक होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक होती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है बेटा? आपके पास ब्राइट स्पॉट्स बनते हैं, जबकि डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है? आपके पास डार्क स्पॉट्स बनते हैं। उनके पास डिफरेंस आप वहां से जाके देखिएगा, हमने अगले लेक्चर में उनको इस्तेमाल भी करना है। यहां पे बेटा हम बात करेंगे इंटरफेरेंस की दो टाइप्स के लिहाज से, कंट्रोलिंग फैक्टर के लिहाज से। एक होती है सस्टेन इंटरफेरेंस, एक होती है अनसस्टेन इंटरफेरेंस। सस्टेन का मतलब होता है कंट्रोलेबल इंटरफेरेंस, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। अनसस्टेन का मतलब होता है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, अब हमने इस चैप्टर में चूंकि इंटरफेरेंस परफॉर्म करवानी है, तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट सस्टेन इंटरफेरेंस। सो हाउ वी कैन अचीव सस्टेन इंटरफेरेंस? So there are some conditions to perform to attain the sustained interference. What is the condition? So remember that first condition, source of light must be monochromatic, and second condition, source must be coherent. अब इनका मतलब क्या है कि मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या है, कोहेरेंट का मतलब क्या है? मैंने यहां मेंशन किया है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब है कि जिनकी वेवलेंथ सेम हो, सिंपल वर्ड में कहा जाए जिनका कलर सेम हो, एक ही कलर के हो, एक कलर होगा तो एक वेवलेंथ होगी, हर कलर की अपनी अपनी स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है। ठीक है, तो एक वेवलेंथ होगी तो वो मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। कोहेरेंट का मतलब होता है जिनका फेज डिफरेंस वो सेम रहना चाहिए। लाइक आपको एग्जांपल में क्या आएगा? लेजर। लेजर क्या है? सस्टेन प्रोसेस है, जिसमें आपका सोर्स क्या रहता है? मोनोक्रोमेटिक रहता है, चेंज नहीं होता है। ठीक है बेटा, यही हमें परफॉर्म करनी है। हम जितने लोग भी पढ़ेंगे उसमें हमारी कोशिश यही है कि सोर्स मोनोक्रोमेटिक रहे और उनका जो पाथ फेज डिफरेंस है वो कोहेरेंट रहना चाहिए, मतलब सेम रहना चाहिए। सेम रहेगा तो उसी को हम कोहेरेंट कहते हैं। ठीक है, अनसस्टेन क्या होती है ये मैं आपको बता दूं, आपको आपके इल्म में होना चाहिए कि अनसस्टेन इंटरफेरेंस किस तरह की होती है, जिसमें जो कंट्रोलेबल नहीं होती, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, खुद ही होगी, खुद ही डिसअपीयर हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए सोर्स ऑफ लाइट लाजमी नहीं है तो मोनोक्रोमेटिक हो, व्हाइट लाइट भी होगी तो काम चलेगा। व्हाइट लाइट क्या होती है? कंबिनेशन ऑफ 7 कलर। जो सनलाइट है उसको व्हाइट लाइट कहते हैं और वो 7 कलर्स का कंबिनेशन है, जो आपने बाजुकात आफ्टर रेन, बारिश के बाद आप एक पैटर्न देखते हैं आसमान पे रेनबो का। तो रेनबो का पैटर्न किस तरह बनता है? वो लाइट की रिफ्लेक्शन से, वहां पे इंटरफेरेंस के प्रोसेस की वजह से आपके पास क्या हो रहा होता है? हर कलर अपना अपना पैटर्न शो कर रहा होता है। ठीक है, तो वहां पे व्हाइट लाइट इंपैक्ट कर रही होती है। ठीक है, उसके बाद नॉन कोहेरेंट का मतलब जिनका फेज डिफरेंस सेम ना भी हो तो काम चलेगा, इंटरफेरेंस होगी, ऐसा नहीं कि नहीं होगी, लेकिन कौन सी होगी? अनसस्टेन इंटरफेरेंस। अनसस्टेन का मतलब क्या था? जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, होगी, खुद ही खत्म हो जाएगी। जिस तरह आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कोई भी आपके पास सरफेस है, पानी की सरफेस है, उस पर ऑयल आप थ्रो कर देते हैं तो आपको शाइनिंग सरफेस नजर आती है। वो क्यों नजर आती है? क्योंकि वहां पे व्हाइट लाइट एक्ट कर रही होती है एज अ इंटरफेरेंस। ठीक है, तो वो कलरफुल पैटर्न वहां पे आपके पास ड्रा हो रहा होता है। एक अहम बात यहाँ पे आपको बता दूं लास्ट में कि जब सस्टेन इंटरफेरेंस इस्तेमाल करेंगे ना तो आपके पास कलरफुल पैटर्न नहीं बनेगा, आपके पास दो तरह के स्पॉट्स बनेंगे, एक ब्राइट स्पॉट, एक डार्क स्पॉट। ब्राइट स्पॉट रिप्रेजेंट करेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को, जबकि डार्क स्पॉट रिप्रेजेंट करेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को। जबकि अगर हम व्हाइट लाइट इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे आपके पास कलरफुल पैटर्न बनता है। ये मैंने इसलिए बताया कि आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि व्हाइट लाइट जब इस्तेमाल करते हैं या विजिबल लाइट जब इस्तेमाल करते हैं तो इंटरफेरेंस का पैटर्न कैसे मुख्तलिफ होता है। तो इस लिहाज से मुख्तलिफ होता है कि वहां पे कलरफुल पैटर्न बन रहा होता है, जबकि यहां पे क्या बनते हैं? ब्राइट और डार्क स्पॉट्स बनते हैं। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।